हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र सिंह अड्डा 24x7 के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के संविधान के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में। यानी भारत का संविधान की विशेषताएं, जो विशेषताएं हैं वो किन किन देशों से ग्रहण की गई है, किन किन विशेषताओं का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है, अन्य देशों के मुकाबले भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं, उन तुलनात्मक रूप से भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान के मुकाबले कमियां रखता है या उनसे अच्छाइयां रखता है, और वर्तमान समय में भारतीय शासन प्रणाली को चलाने में भारतीय संविधान कितना प्रासंगिक है। इन सब विशेषताओं की चर्चा अपन इस अध्याय में करेंगे। तो भारत के संविधान में अपन मूल रूप से देखें तो 395 अनुच्छेद थे, और आज भी अपन देखें तो 395 ही अनुच्छेद है। मूल रूप से भारतीय संविधान में देखें तो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में अपन भागों की चर्चा करें तो भारतीय संविधान में 22 भाग थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को वकीलों का दस्तावेज न कहकर एक जो जीवन का एक माध्यम भी कहा है। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान है वकीलों का एक दस्तावेज न होकर जीवन का एक माध्यम है। यानी भारत का संविधान भारतीय समस्त भारतीयों के जीवन को चलाने का एक कुशल माध्यम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को बताया है। और भारतीय संविधान को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उन जो प्रमुख विशेषताएं उन पे एक नज़र डालते हैं जो भारतीय संविधान में अद्वितीय और शक्तिशाली बनाने में अपना योगदान रखती है। मूल जो अनुच्छेद थे भारत के संविधान में वो 395 संविधान थे। अब भारतीय संविधान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अपन माने तो भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। यानी विश्व का किसी भी देश का संविधान हो भारतीय संविधान के मुकाबले छोटा ही है। यह अपने केवल मौलिक सिद्धांतों का नहीं है बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधानों का एक दस्तावेज भी है। मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। विभिन्न संसाधनों के साथ यह आज और भी विस्तृत हो गया है। यानी वर्तमान में 395 अनुच्छेद तो मूल तो है ही, और उनके साथ अन्य अनुच्छेद भी भारतीय संविधान के भागों में जोड़े गए हैं। वर्तमान में अपन कुल अनुच्छेदों की चर्चा करें तो ये 450 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और अनुसूचियां हैं उसमें 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई है, पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है, वर्तमान में 22 भाग है। इस प्रकार भारतीय संविधान एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज बन जाता है। भारत के संविधान के मुकाबले देखें तो अन्य देशों में चर्चा करें तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो बहुत ही छोटा या अलिखित संविधान भी अपन मान सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का संविधान परंपराओं पर आधारित है और भारत का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं ग्रहण करने का वो उसमें एक महत्वपूर्ण माध्यम भारत शासन अधिनियम 1935 भी है, क्योंकि भारत के संविधान का अधिकांश जो वर्तमान समय का ढांचा है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान इस अधिनियम में जो अधिकांश विशेषताएं ही जैसे संघीय तंत्र है और प्रशासनिक विवरण है वो भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ज्यों का त्यों लिया गया है। ब्रिटिश संविधान की अपन बात करें तो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली है, कानून का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, वो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है। यानी संसदीय जो शासन प्रक्रिया है वो भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। इसके साथ अपन देखें तो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो सब यूएसए के संविधान से ली गई है। यानी मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता अपन देखें तो जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, और संविधान निर्माताओं के विचारों का एक जानने की कुंजी थी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में
भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने भारतीय प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। और तीसरी विशेषता पे अपन चर्चा करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य यानी भारत का संविधान ने भारतीयों को यह शक्ति दी है कि भारत आज किसी भी देश पे निर्भर नहीं है, पूर्णतः खुद पे निर्भर है और समस्त जो भी निर्णय होते हैं वो भारत की निर्वाचित सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य यानी भारत में लोकतंत्र तो है ही, इसके साथ भारत एक गणराज्य भी है। गणराज्य का मतलब होता है कि जो संविधान का प्रमुख होता है या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति माने तो भारतीयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। मतलब भारत के लोग विधायक और सांसद चुनते हैं और भारतीय लोगों द्वारा चुने गए विधायक और सांसद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार भारत क्या है, एक गणराज्य है। भारत में संसदीय सरकार है यानी भारत के जो भी विधायिका है उसको अपन केंद्र में संसद कहते हैं और राज्य की अगर विधायिका की बात करें तो विधानसभा कहलाती है। यानी भारत की जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, उसको तो क्या कहते हैं, संसद। भारत की विधायिका को सेंटर या केंद्र में तो क्या बोलते हैं, संसद। और राज्य में विधायिका को क्या बोलते हैं, विधानमंडल। अब भारत में अगली विशेषता पे चर्चा करें तो भारत में द्विसदनात्मक विधायिका है यानी केंद्र में देखें तो संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और राज्य में अपन बात करें तो भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनात्मक विधायिका है जहाँ पे 2 सदन है, पहला सदन होता है विधानसभा और दूसरा सदन होता है विधानमंडल। जिस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार केंद्र के मामले में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगली विशेषता की अपन चर्चा करें तो भारत के संविधान कठोर भी है क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधान है वो विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं और कुछ आधे से अधिक राज्यों के जो विशेषता होती है उनके जो बहुमत होता है उनके माध्यम से पारित किए जाते हैं। कुछ मामलों में भारत का संविधान लचीलापन भी रखता है क्योंकि बदलते समय की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए और निर्णयों में तीव्रता लाने के लिए कुछ जो विशेषताएं उनको सामान्य बहुमत से भी पारित कर दिया जाता है। या कानून बनाने की प्रक्रिया एक तरह से देखें तो आसानी से इससे लागू हो जाती है, जैसे सीमाओं में, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों का गठन करना हो, ये सब विशेषताएं सामान्य बहुमत से पारित हो जाती है। जबकि इसके राष्ट्रपति का चुनाव है या इससे जुड़ी जो भी प्रक्रिया है वो विशेष बहुमत से और इसके साथ ही आधे राज्यों के बहुमत से पारित की जाती है। आगे अपन चर्चा करें तो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभर कर आती है पंथ निरपेक्षता। यानी भारत का संविधान पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष राज्य है, यहाँ किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है। यानी भारत कैसा राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म को अधिक अधिकार न देकर सभी धर्मों को बराबर अधिकार देना। भारत में वैश्विक मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है यानी भारत में 18 वर्ष से ऊपर के जो भी भारत के नागरिक हैं वो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव है, इन चुनावों में भारत के नागरिक 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी नागरिक है तो निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। उनको भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा एक मतदान पत्र जारी किया जाता है जिसको अपन वोटर आईडी सामान्यतया बोलते हैं। यानी भारत में संसदीय सर्वोच्चता भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। यानी भारत में संसद ने जो भी नियम बना दिया वो पूरे देश पे लागू होता है, सभी राज्यों को उसका पालन करना अनिवार्य होता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया जहाँ पे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता के साथ साथ वहाँ के राज्यों की जो नागरिकता है वो भी उनको ग्रहण करनी पड़ती है। इसके ठीक विपरीत भारत में एक ही नागरिकता यानी भारतीयता, जो कि है भारतीयता, हम सब समस्त भारतीय हैं, ये भारतीय
भारतीयता ही हमारी क्या है, नागरिकता है। भारत में सशक्त केंद्र का प्रावधान किया गया, यानी भारत में केंद्र सरकार के निर्णय है वो प्रभावी रहते हैं। हालांकि भारत में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। केंद्र सूची के मामले में कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के मामले में कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पे दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कहीं भी केंद्र और राज्य में टकराव होता है तो उस मामले में केंद्र के निर्णय को प्रभावी माना जाता है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान के साथ साथ ही इसमें पंथ निरपेक्षता है, मूल कर्तव्य, इनका भी प्रावधान किया गया है। मूल रूप से भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया और वह 11वें मूल कर्तव्य के रूप में सामने आया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान भाग 3 में किया गया। मूल रूप से भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर उसको सामान्य कानूनी अधिकार दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 301 में शामिल किया गया है। भारत के में विधि के शासन को अपनाया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत में कानून के समक्ष समस्त नागरिक समान है, भले वो किसी कमजोर हो या कोई ज़्यादा आर्थिक स्थिति या सुदृढ़ वाला हो, सब कानून के समक्ष क्या है, समान है। भारत में पंचायतों और नगर पालिकाएं उनको भी संवैधानिक दर्जा वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में दिया गया। भारत में संवैधानिक सरकार यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 पार्ट है। विधायिका कानून कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है। सरकार के 3 भाग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की रक्षा करना। भारत में संविधान की अगली प्रमुख विशेषताएं अपन माने तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक प्रधान होती है। भारत में बहुमत दल का शासन भी है कि प्रमुख विशेषता यानी जिस दल को बहुमत मिलता है वही दल भारत में सरकार बनाता है। और जो लोकसभा है, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में जो निचला सदन है उसको लोकसभा कहते हैं, उस सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष से किया जाता है, जबकि लोकसभा सदस्यों का चुनाव हर 5 वर्ष से किया जाता है। भारत में अर्धसंघात्मक संविधान भी है, क्योंकि भारत का जो अर्धसंघात्मक संविधान है वो कर्नाटक के संविधान का प्रतिरूप माना जाता है। भारत में नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए। भारत में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से ग्रहण किया गया है, आयरलैंड के संविधान से। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, यानी भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है। कार्यपालिका और जो विधायिका है उसका न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से काम करती है। न्यायपालिका के रूप में अपन देखें तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य का या 2 राज्यों का एक भी हो सकता है, वो उस राज्य की राजधानी में सामान्यतया स्थित होता है और राजधानी के अलावा भी किसी बड़े शहर में से स्थापित किया जा सकता है। राजस्थान के मामले में अपन बात करें तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है और उसकी खंडपीठ जो है वो जयपुर में स्थित है। आइए इससे जुड़े हुए जो छोटे प्रश्न है या एक वन लाइनर प्रश्न है उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न की अपन चर्चा करें तो भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। ये प्रश्न अगर पूछा जाए हमसे तो मूल अधिकार भारत के संविधान में 6 हैं।
भारत के संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। दूसरा प्रश्न अगर पूछा जाए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो भारत के संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तीसरे प्रश्न पे अपन चर्चा करें तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर पूछे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। धन्यवाद।